हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन। उसका थ्री पार्ट थ्री हम करने वाले हैं। दो पार्ट ऑलरेडी हमने कर लिए हैं और आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा है। अभी तक हमने एक तो ये देखा है, सेक्शन नंबर 22 वो बताता है कि अगर टर्नओवर कितना होगा किसी पर्सन का किसी सप्लायर का कितना टर्नओवर होगा, तब उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत पड़ेगी, आरसी लेने की जरूरत पड़ेगी। 24 बताता है कि टर्नओवर को भूल जाओ, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा इन केसेज में। और कुछ फिर उसके बाद आता है 23, वो बोलता है कि दो तीन केसेज ऐसे हैं जिसमें बोलता है कि हमको छोड़ दो, रजिस्ट्रेशन मत दो, हमको आरसी लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने बात करी थी प्रोसीजर क्या होता है आरसी लेने का, ए कैसे करना होता है, आधार ऑथेंटिकेशन, बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको डालनी होती है। उसके बाद हमने देखा था कि सीटीपी एनआरटीपी के लिए क्या स्पेसिफिक प्रोविजंस है, एंड हमने देखा कि यूआईएन होल्डर के लिए क्या प्रोविजंस है। आज हम चालू करते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हम देखते हैं। तो देखो, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद क्या वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है क्या आरसी कैंसिल हो सकती है? आंसर इज यस। एक तो देखो, जिसने आरसी ले रखी है, रजिस्टर्ड पर्सन ने, वो खुद ही बोलेगा मेरी आरसी कैंसिल कर दो, मैं परेशान हो गया हूं, एवरी मंथली आपको GSTR 1 भरो, GSTR 3 भी भरो, मुझे आरसी लेने की जरूरत नहीं है, आप तो मेरा कैंसिल कर दो। उसको बोलते हैं वॉलेंटरी कैंसिलेशन। वो खुद से आके, जो टैक्स पेयर है, वो आके बोल रहा है मेरा आरसी कैंसिल कर दो। यहाँ पे आके बोलना नहीं है भी, आजकल सब काम ऑनलाइन होने लग गए। ऑनलाइन वो बोलेगा कि मेरा आरसी कैंसिल कर दो। ठीक है, तो वो बोलेगा। दूसरा ये है कि वो नहीं बोलेगा तो भी डिपार्टमेंट सुओ मोटो, सुओ मतलब होता है खुद से ही, डिपार्टमेंट खुद से ही, डिपार्टमेंट का ऑफिसर जो है खुद से ही उसका आरसी कैंसिल कर देंगे टैक्स पेयर का। लेकिन वो कैंसिल करने से पहले उसको शोकॉज नोटिस देंगे, कारण बताओ नोटिस उसको जारी करेंगे। उसमें लिखेंगे आप बताओ हमको कि हम क्यों ना आपका आरसी कैंसिल करें, आप खुद ही बताओ कि क्यों कैंसिल ना करें। ये होता है शोकॉज नोटिस। ठीक है, तो देखो किन केसेस में जो पर्सन है वो खुद अप्लाई कर सकता है, और इन केसेस में वो डिपार्टमेंट सुओ मोटो भी कैंसिल कर सकता है। सुओ डिपार्टमेंट भी कर सकता है सुओ मोटो, और रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो वॉलंटरी भी अप्लाई कर सकता है। चार केसेज है। बिजनेस उसका डिसकंटिन्यू कर दिया उसने, ट्रांसफर कर दिया है, अमलगमेट कर दिया है, डीमर्ज कर दिया है, और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर दिया है उसने, यानी उसका बिजनेस बंद होने वाला है, अभी उसके आगे कोई सेल आने वाली नहीं है, तो वो अपना आरसी कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। तो देखो, आरसी कैंसिल कर लेने से उसकी जो पास्ट की लाइबिलिटी है ना, वो तो उसकी लाइबिलिटी, अगर कोई उसकी अनपेड है, कोई डिमांड आती है, तो डिमांड वो डिपार्टमेंट कभी भी उससे रिकवर कर सकता है। आरसी कैंसिल करने के बाद ऐसा नहीं है कि उसकी ऑडिट नहीं होगी, असेसमेंट नहीं होंगे, सब काम होंगे पुराने केसेस के। उसके बाद चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। अगर उसका जो बिजनेस का कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब उसका कॉम्पोजिशन है, मान लो प्रोपराइटरशिप फर्म है, वो पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो उसको नया पेन मिल गया पार्टनरशिप फर्म को, तो उसके इसमें पार्टनरशिप फर्म को न्यू एप्लीकेशन करना पड़ेगा। उसके बाद ही इज नो लॉन्गर लाइबल टू रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और 24। 22 में जो उसका टर्नओवर लिमिट था रजिस्ट्रेशन लेने का, उससे कम उसका टर्नओवर आ गया है, उसका टर्नओवर रिड्यूस हो गया है, तो उसकी सेक्शन 22 और 24 दोनों में उसकी लाइबिलिटी नहीं आती है आरसी लेने की, तो वो अपना कैंसिलेशन करने के लिए डाल सकता है। और उसने वॉलेंटरी लिया था पहले, पहले खुद ही शाना बन रहा था कि नहीं मेरे को तो रजिस्ट्रेशन लेना है जीएसटी में, ले लिया। फिर बाद में जब उसके कंप्लायंस पता लगे कि 1 3 भी फाइल करना है, हर महीने सीए को फीस देनी है 3,000 रुपए, बोले कि कौन करेगा, इतना तो टर्नओवर ही नहीं है, तो वो कैंसिल करवा सकता है, वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन को वो कैंसिल करवा सकता है। क्योंकि उसका, अगर उसका सेक्शन 22 और 24 में उसका लिमिट नहीं है कि मतलब उसमें वहां पे रजिस्ट्रेशन लेने का उसकी नीड नहीं है, तो और उसने वॉलेंटरी ले लिया था, तो उसको कैंसिल करवा सकता है। तो ये चार केसेस तो हो गए जहां पे रजिस्टर्ड पर्सन अपना कैंसिलेशन के लिए डाल सकता है, और डिपार्टमेंट सुओ मोटो भी कर सकता है। अब कुछ केसेस, 10 12 केसेस ऐसे हैं जहां पे टैक्स पेयर नहीं चाहता कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो,
बट वो टैक्स पेयर इतना फर्जी आदमी है, इतना टैक्स चोरी कर रहा है या कुछ घपला कर रहा है, ऐसा सब काम कर रहा है, तो डिपार्टमेंट उसका जबरदस्ती अपनी तरफ से उसका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। तो क्या क्या केसेस में वो कर सकता है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या केसेस हो सकते हैं? तो उसने रजिस्ट्रेशन जो लिया था वो फ्रॉड के थ्रू लिया था, यानी किसी और के डॉक्यूमेंट में का लेके उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया, या रेंट एग्रीमेंट में कुछ फर्जीवाड़ा कर दिया, ऐसा कुछ भी फ्रॉड, मिस स्टेटमेंट या सपरेशन ऑफ फैक्ट्स, फ्रॉड, मिस स्टेटमेंट या सपरेशन ऑफ फैक्ट्स करके उसने आरसी लिया था, तो डिपार्टमेंट उसका बाद में कैंसिल कर सकता है। वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन, उसने वॉलंटरी ले लिया रजिस्ट्रेशन, लेकिन भाई का 6 महीने तक बिजनेस चालू नहीं हुआ, विद इन 6 मंथ्स, नॉट कमेंस्ड बिजनेस विद इन 6 मंथ्स, तो वॉलंटरी आरसी तो दे देंगे डिपार्टमेंट वाले, लेकिन अगर आप 6 मंथ से नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसके 6 मंथ से नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट को पता लग जाएगा कि भाई इसका बिजनेस चालू नहीं हुआ, इसलिए 6 महीने से नील रिटर्न ही फाइल कर रहा है, तो उसका वो आरसी कैंसिल कर सकता है। उसके बाद डजंट कंडक्ट बिजनेस फ्रॉम रजिस्टर्ड प्लेस, उसने अपना जो एड्रेस दिया हुआ था आरसी के अंदर में, वहां से वो उसकी शॉप पे गए जब ऑफिसर, तो वहां पे वो शॉप मिली ही नहीं, शॉप नहीं थी या सालों से बंद पड़ी हुई थी, तो उस केस में भी उसका आरसी कैंसिल कर सकते हैं। डोंट प्रोवाइड बैंक अकाउंट डिटेल्स विद इन टाइम, तो हमने जो देखा था ना कि आरसी लेते टाइम पे बैंक अकाउंट डिटेल देना होता है, अगर उस टाइम नहीं दिया तो उसके बाद में सेकंड चांस ये होता है कि 30 डेज में, आरसी मिलने के 30 डेज में, या जीएसटीआर1 फाइल करना चाहता है, दोनों में से जो पहले होगा तब वो ले सकता है, तब वो बैंक अकाउंट डिटेल्स दे सकता है। उसने दिया ही नहीं, भाई ने आरसी आगे बैठा है, तो डिपार्टमेंट उसका कैंसिल कर सकता है। 4 केसेस तो हो गए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, फ्रॉड, बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, वॉलेंट रजिस्टर्ड प्लेस पे वो काम नहीं कर रहा, अपना धंधा नहीं कर रहा, और बैंक अकाउंट डिटेल्स वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। उसके बाद रिटर्न से रिलेटेड, रिटर्न रिलेटेड नॉन कंप्लायंसेस, 3 रिटर्न रिलेटेड नॉन कंप्लायंसेस हो सकती है। अगर वो कॉम्पो सप्लायर है, उसने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट किया हुआ है, तो उसको 1 साल में एक बार रिटर्न भरना पड़ता है। अब वो इतना नालायक आदमी है कि उसने 1 साल में एक बार भी रिटर्न नहीं भरा जा रहा उससे, और ड्यू डेट होती है उसकी, जो भी उसकी ड्यू डेट है रिटर्न की, जीएसटीआर 4 इसका फॉर्म होता है, तो इसकी जो ड्यू डेट जो है उससे 3 महीने निकल गए तो भी उसने वो 1 साल में एक बार भरने वाला भी रिटर्न उसने भरा नहीं है। देखो, उसको पेमेंट जो होता है ना कॉम्पो डीलर को, वो तो क्वार्टरली क्वार्टरली करना होता है, पेमेंट क्वार्टरली करना होता है, और रिटर्न उसको साल में एक ही बार लगाना होता है। तो यहाँ पे रिटर्न पेमेंट जो है उसका कोई इशू नहीं है, पेमेंट वाला पॉइंट नहीं है यहाँ पे, केवल वो रिटर्न जो एनुअली उसको भरना था वो उसने भरा नहीं है। अगर उसने पेमेंट नहीं किया है क्वार्टरली बेसिस पे, तो उसका कोई यहाँ पे कैंसिलेशन के प्रोविजंस नहीं है। ये तो हो गया कॉम्पो वाला। अब कॉम्पो के अलावा रेगुलर रिटर्न जो फाइल कर, रेगुलर स्कीम में जो पर्सन है, रेगुलर स्कीम में जो पर्सन है, उनके पास उसमें भी एक स्कीम है, मोस्ट ऑफ द केसेस में तो मंथली रिटर्न फाइलिंग होती है, तो मंथली रिटर्न वो फाइल करता है। 3B का उसको मंथली फाइलिंग का रिक्वायरमेंट है, मंथली 3B जो है मंथली फाइल होता है, 3B उसको मंथली फाइल करना था, लेकिन कंटिन्यूसली 6 मंथ्स का रिटर्न फाइल नहीं किया उसने 3B का। जीएसटीआर 3B रिटर्न वाले में हम देखेंगे, जीएसटीआर 3B में उसको लाइबिलिटी दिखानी होती है एंड आईटीसी दिखानी होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जीएसटीआर 3B की बात चल रही है। एवरी टैक्स पेयर को जनरली 2 रिटर्न फाइल करने होते हैं, जीएसटीआर 1 जिसमें वो अपना सेल दिखाता है, और जीएसटीआर 3B जिसमें वो अपना सेल भी दिखाता है, परचेज भी दिखाता है, और नेट टैक्स की जो लाइबिलिटी होती है वो उसको पे करता है। तो यहाँ पे जीएसटीआर 1 की बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोल दिया कि मिस्टर सो एंड सो हैज नॉट फाइल जीएसटीआर 1 फॉर 8 months, whether department can cancel his registration suo moto, आंसर इज नो, उसके प्रोविजंस नहीं है यहाँ पे। 3B अगर 6 मंथ्स तक फाइल नहीं करता है तो ही कैंसिल कर सकता है। उसके बाद एक स्कीम है क्वार्टरली रिटर्न की, जिनका टर्नओवर, जिन पर्सन का टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है, 5 करोड़ से कम का है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तो डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने बोला कि यार इन लोगों को है ना मंथली मंथली परेशान मत करो फाइलिंग के लिए, टैक्स तो हम लोग इससे मंथली ले लेंगे, टैक्स तो वो मंथली पे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिटर्न वो क्वार्टरली फाइल करने दो उसको।
कंप्लायंस कम कर दो, पैसा तो टाइम पे आना चाहिए उससे, बट उससे रिटर्न का जो कंप्लायंस है उससे क्वार्टरली करवा लो, पैसा तो आ ही गया, रिटर्न नहीं होने से क्या होता है वैसे तो ऐसे पर्सन ने जो क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का जिसके पास में ऑप्शन लिया हुआ था, उसने अगर 2 क्वार्टर तक कंटिन्यूसली फाइल नहीं किए, कौन से 3 भी फाइल नहीं किए, 1 की बात नहीं है यहाँ पे, 3 भी फाइल नहीं किए, तो कैंसिलेशन कर सकते हैं। उसके बाद अदर रीजन से भी कैंसिलेशन किया जा सकता है। उसमें से एक है वायलेट प्रोविजंस ऑफ एंटी प्रॉफिटियरिंग। एंटी प्रॉफिटियरिंग के प्रोविजंस को उसने वायलेट किया है। एंटी प्रॉफिटिंग के प्रोविजंस हम लोग लास्ट चैप्टर में देखने वाले हैं मिसलिनियस में। उसके बाद इश्यू इनवॉइस या बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस नहीं कर रहा है, इनवॉइस केवल रेज कर दे रहा है। अवेल आईटीसी इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 16, रिपोर्टेड हायर लाइबिलिटी इन जीएसटीआर 1 देन पेड इन 3B। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दो जीएसटी के रिटर्न होते हैं। जीएसटीआर 1 के अंदर में आपको सेल दिखानी होती है, ओनली सेल दिखानी होती है। B2B यानी रजिस्टर्ड को सेल करिए तो इनवॉइस वाइज दिखानी है, अनरजिस्टर्ड को सेल करिए तो B2C कहते हैं उसको, उसको आपको समरी दिखा देनी होती है उसकी केवल। तो ये होता है अपना जीएसटीआर 1। ऐसे क्रेडिट नोट भी उसमें दिखाने होते हैं। तो ये होता है जीएसटीआर 1। फिर आता है जीएसटीआर 3B। 3B में आपने जो जीएसटीआर 1 में सेल दिखाई है उसका एक समरी अमाउंट देना होता है, मतलब आपको वापस से पूरा अमाउंट, उसका जो टोटल अमाउंट है जीएसटीआर 1 में जो आपने दिखाया है सेल का, उसका अमाउंट आपको 3B में देना होता है। फिर आईटीसी दिखानी होती है। फिर आईटीसी और लाइबिलिटी जो है उसमें से जो बचा डिफरेंस आएगा वो केस में आपको पेमेंट करना होता है। ये होता है 3B। तो 1 में तो उसने लाइबिलिटी दिखा दी 1 करोड़ रुपीज की जीएसटीआर 1 में, और 3B में उसने दिखाया केवल 10 लाख रुपीज का। तो एक्चुअली टैक्स पेमेंट तो 3B के थ्रू किया जाता है, 1 में दिखाने से आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता 1 में दिखा के। जीएसटी पोर्टल पे जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो 3B में ही लाइबिलिटी टैक्स केस पेमेंट का रिक्वायरमेंट आता है। तो यहाँ पे 1 में तो रिपोर्ट कर दिया, बट 3B में आपने लाइबिलिटी रिपोर्ट कम करिए तो कैंसिलेशन कर सकते हैं। अब हाई 3B में जो उसने आईटीसी दिखाई है और जो वेंडर ने उसको परचेज पर वेंडर ने उसके नाम पे सेल रिपोर्ट किया है, यानी जीएसटीआर 2B, वेंडर ने मैंने किसी पर्सन से बाई किया, तो वो जो जिससे मैंने बाई किया वो जो पर्सन है वेंडर है, उसका जब जीएसटीआर 1 फाइल करेगा तो अपने आप मेरे जीएसटी पोर्टल पे एक जीएसटीआर 2B फॉर्म जनरेट होगा, उसमें मुझे वो जो सेल दिखा रहा है वो दिखेगी। तो उसने मुझे सेल दिखाई है, वो यहाँ पे जो दिख रही है, मान लीजिए उसने मुझे 100 रुपीज की सेल दिखाई है, बट मैंने आईटीसी कितने की ले ली, 500 रुपीज की ले ली 3B के अंदर में, तो वो डिपार्टमेंट उसको पकड़ लेगा उस फॉर्म के थ्रू, तो वहां पे कैंसिलेशन कर सकते हैं। और उसके बाद में एक हमने रूल पढ़ा था, रूल नंबर 86B, वो बोलता है कि कुछ केसेस में पर्सन 99% तक का ही लाइबिलिटी आईटीसी के थ्रू पे कर सकता है, बाकी 1% तक का अमाउंट उसको कैश से पेमेंट करना पड़ेगा। अब कोई पर्सन उसमें कंडीशंस में फॉल होता है, उसको 86B का रूल फॉलो करना है, फिर भी उसने नहीं किया, तो उसका आरसी डिपार्टमेंट वाले कैंसिल टिका देंगे। चलिए, तो ये सारे केसेस थे जहां पे उसका आरसी डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है। डिपार्टमेंट जब उसका आरसी कैंसिल कर देगा तो क्या होगा, जिस दिन से उसका कैंसिलेशन इफेक्टिव हुआ है उस दिन के बाद से वो उसका जीएसटी के कोई रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएगा, जीएसटी के कोई भी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो उसका बिजनेस एक तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पर्सन को जिसको वो सेल कर रहा है, वो पर्सन को अगर आईटीसी लेना है, मैं अगर किसी को सेल कर रहा हूं और मेरा आरसी कैंसिल हो गया है, तो मैं जिसको सेल कर रहा हूं और जो मेरा बायर है उसको अगर आईटीसी लेना है तो वो आईटीसी नहीं ले पाएगा, क्योंकि मैं वो आईटीसी तभी मिलेगा जब मैं अपनी सेल जो मैंने कर रहा हूं उसको मैं अपने जीएसटीआर 1 रिटर्न में दिखाऊं, और मेरा आरसी कैंसिल हो जाएगा तो मैं जीएसटीआर 1 फिर फाइल नहीं कर पाऊंगा। और अगर आरसी कैंसिल होने के बाद में मैंने अपना सेल चालू रखा, मैंने बिजनेस कंटिन्यू किया, तो डिपार्टमेंट मेरे से टैक्स तो वसूल करेंगे ही, इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह सब वसूल करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आरसी कैंसिल हो गया उसके बाद भी मैं बिजनेस करता रहूंगा और मैं टैक्स भी ना भरूं, ऐसा नहीं है। उसके बाद है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे आप न्यूज में पढ़ते हो कि किसी तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया, किसी को पुलिस को सस्पेंड कर दिया, कभी किसी टीचर को सस्पेंड कर दिया,
वैसे यहाँ पे भी अपने सस्पेंड कर सकते हैं जीएसटी ऑफिसर, किसको? जीएसटी की आरसी को सस्पेंड कर सकते हैं। अब सस्पेंड जो वर्ड होता है ना, वो एक टेम्पररी, एक्चुअली सस्पेंड जो वर्ड होता है वो होता है टेम्पररी पीरियड के लिए उसको खत्म करना, खारिज करना उसको, ये होता है सस्पेंशन। तो ऑफिसर में सस्पेंड रजिस्ट्रेशन इन फॉलोइंग केसेस, ठीक है। और ये सस्पेंड कब करता है? जब ऑफिसर को लगता है देखो, कैंसिलेशन अप्लाइड बाय द पर्सन, पर्सन ने कैंसिलेशन अप्लाई किया है, या सुओ मोटो कैंसिलेशन, ऑफिसर खुद उसका कैंसिलेशन करना चाहता है और उसने उसको शोकॉज वगैरह का प्रोसीजिंग, जब वो ऑफिसर खुद उसको कैंसिल करना चाहता है टैक्स पेयर की रजिस्ट्रेशन को, तो उसको शोकॉज नोटिस देना पड़ेगा, कारण बताओ नोटिस, SCN देना पड़ेगा। तो जब वो SCN देगा तो उसका रिप्लाई आएगा, तो उसमें पूरी टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा तब तक वो जो पर्सन है वो और ज्यादा फ्रॉड कर लेगा उतने पीरियड में। तो उस फ्रॉड को रोकने के लिए ये बोला गया है कि भाई ऑफिसर जब तक ये प्रक्रिया चल रही है कैंसिलेशन की, तब उस पीरियड में उसको सस्पेंड कर सकता है, वो आरसी को वो सस्पेंड कर देगा यहाँ पे। तो कैंसिलेशन प्रोसेस जब चल रहा है तब आरसी को कैंसिल कर सकता है। सेकंड एंड थर्ड दोनों अभी अपन ने देखे थे। वन में उसने लाइबिलिटी दिखाई है, वन में जो उसने सेल रिपोर्ट करी है वो 3B से ज्यादा है, और 3B में जो उसने आईटीसी दिखाई है वो 2B से ज्यादा है। तो उस केस में भी वो उसको सस्पेंड कर सकता है, सस्पेंड करके वो नोटिस भेज देगा कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन में सस्पेंड कर रहा हूँ, आपको मैं नोटिस देता हूँ और बताओ कि मैं आपको का ये आरसी कैंसिल क्यों ना करूं, कैंसिल क्यों ना करूं। और अगर उसने बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करी है तो भी वो यहाँ पे उसको सस्पेंड कर सकता है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि कब कब ऑफिसर आरसी को सस्पेंड कर सकता है। तो ये 4 केसेस में वो सस्पेंड कर सकता है। हालांकि ये जो फर्स्ट केस है इसमें तो सारी चीजें कवर हो गई कि जब भी ऑफिसर अगर सुओ मोटो कैंसिल करना चाहता है, मतलब ये 13 केसेस जो ऊपर लिखे हुए हैं, उन केसेस में अगर ऑफिसर उसको कैंसिल करना चाहता है तो कैंसिल करने से पहले उसका वो आरसी को सस्पेंड कर सकता है, जब तक कैंसिलेशन की प्रोसेस चालू है तब तक। फाइनली जब उसका प्रोसेस एंड हो जाएगा तब उसके बाद में उसका सस्पेंड या तो वो कैंसिल हो जाएगा, या तो वो कैंसिल हो जाएगा उसका, या तो फिर ऑफिसर को लगेगा नहीं इसका कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में उसका सस्पेंशन जो है, सस्पेंड जो किया था वो सस्पेंड उसको रिमूव कर देगा वो। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया है तो सस्पेंशन की डेट कब आएगी? सस्पेंड कौन सी डेट से होगा? उसने जिस दिन एप्लीकेशन डाली है, कैंसिलेशन के जिस दिन उसने एप्लीकेशन डाली है जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके, आज मान लो 16 जुलाई है फॉर एग्जांपल, तो उसने आज अगर पोर्टल पे लॉगिन करके कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाली है और डेट ऑफ कैंसिलेशन सोट, जब उसने कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट जब वो आज डाल रहा है 16 जुलाई को, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो पहले की डेट से कैंसिलेशन डाल दे सिस्टम में, चाहे तो फ्यूचर की डेट में डाल दे। तो जो भी डेट एंटर कर रहा है वो जीएसटी पोर्टल पे कि मुझे इस दिन से कैंसिलेशन करवाना है, दोनों में से जो लेटर होगा, बाद में जो डेट होगी उस दिन से उसका सस्पेंड होगा। और अगर ऑफिसर उसका सुओ मोटो कैंसिल करना चाह रहा है बिकॉज ऑफ 13 रीजंस, तो वो ऑफिसर खुद बोल अपनी डेट डिसाइड कर लेगा कि इस दिन से इसका सस्पेंड है। एक बट वो ऑफिसर के पास पावर है सस्पेंड की डेट डिसाइड करने की। तो सस्पेंड होने के बाद में क्या उसको फर्क पड़ेगा, क्या दिक्कत आएगी उसको, क्या क्या वो नहीं कर सकता है? तो वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है और टैक्स वो चार्ज नहीं कर सकता है, कस्टमर को टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है। तो अगर कोई उससे बाय करने आता है, जैसे मेरा आरसी सस्पेंड हो गया और मेरे से कोई पर्सन बाय करने आता है और वो रजिस्टर्ड है पर्सन, तो मैं उसको टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। मैं टैक्स इनवॉइस उसको नहीं दे सकता हूँ तो उसको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता है, इनवॉइस पे वो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता है। शेल नॉट फर्निश एनी रिटर्न, इस पीरियड में वो रिटर्न फाइल करने के लिए पॉसिबल नहीं है। जीएसटी पोर्टल पे जाएगा तो पोर्टल ही उसको अलाउ नहीं करेगा रिटर्न फाइल करना। और रिफंड वो ले नहीं सकता है। रिफंड का हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसमें सर्टेन केसेस में रिफंड फाइल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वो अगर उसका सस्पेंड हो गया है आरसी तो रिफंड की एप्लीकेशन नहीं डाल सकता है। लेकिन ये केवल सो मोटो कैंसिलेशन में एप्लीकेबल है।
सुओ मोटो यानी ऑफिसर जबरदस्ती उसका कैंसिलेशन कर रहा है तो एप्लीकेबल है। अगर खुद से उसने कैंसिलेशन का फाइल किया है एप्लीकेशन, तो फिर रिफंड वो फाइल कर सकता है। उस केस में रिफंड के ऊपर रिफंड वो डाल सकता है, सस्पेंड हो गया तो भी रिफंड डाल सकता है वो। उसके बाद है डीम्ड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। रिवोकेशन यानी कि सस्पेंड हो गया है, अब सस्पेंड को हटाना है, यानी कि वो उसको वापस से नौकरी पे लगना है। तहसीलदार को सस्पेंड कर दिया है, अगर तहसीलदार को सस्पेंड करने के बाद उसको वापस रिवोक कर लेते हैं सस्पेंशन को, तो तहसीलदार वापस से ड्यूटी पे आ जाता है। सिमिलरली अगर आरसी को सस्पेंड कर दिया है और सस्पेंशन को रिवोक कर दिया है, तो आरसी वापस जो है एक्टिव हो जाएगी, आरसी वापस एक्टिव हो जाएगी। तो इन केसेस में डीम्ड उसका कैंसिलेशन सस्पेंशन जो है वो रिमूव हो जाएगा, रिमूव डीम्ड हो जाएगा, उसको कोई एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है अलग से। पहला, जब उसकी कैंसिलेशन प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि कैंसिलेशन प्रोसीडिंग जब खत्म नहीं हो रखी है, चल रही है, तभी इसको सस्पेंड किया है ना। खत्म होने के बाद या तो उसको कैंसिल कर देंगे, तब तो बात ही खत्म, पूरी नौकरी से गया जीवन भर के लिए। या तो फिर उसको बोलेंगे नहीं, इसका कैंसिलेशन बनता नहीं है, बंदे ने जो भी इसके फ्रॉड व्रॉड हमको लग रहा था उसने नहीं किया है, या उसने सब सही कर दिया है, टैक्स पेमेंट कर दिया है, तो इसका हमको कैंसिलेशन नहीं करना है, ये डिसाइड हो गया। जब ये डिसाइड हो गया कि भाई कैंसिलेशन नहीं करना है बंदे का, इसने कोई रिश्वत नहीं खाई है तहसीलदार ने, तो उस केस में तहसीलदार को वापस से नौकरी पे बहाल कर देंगे, उसकी नौकरी बहाल कर देंगे। तो सेम यहाँ पे भी आरसी जो है उसकी एक्टिव हो जाएगी वापस से, सस्पेंशन हट जाएगा, उसका सस्पेंड हट जाएगा। दूसरा, इफ पेंडिंग रिटर्न्स बीन फाइल्ड बिफोर कैंसिलेशन, उसके जो भी पेंडिंग रिटर्न्स थे जो हमने देखे कि 6 मंथ से फाइल नहीं किए हैं या 2 क्वार्टर से फाइल नहीं किए हैं, जैसे सस्पेंड हुआ उसने बोला कि भाई धड़ाधड़ रिटर्न फाइल कर दो। क्या कर दो? धड़ाधड़ रिटर्न फाइल कर दो। उसने धड़ाधड़ रिटर्न फाइल कर दिया जो भी पेंडिंग थे, और साथ में उसने टैक्स भी पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिया, और ये सब काम उसने कैंसिल होने से पहले कर दिया। कैंसिल होने के बाद क्या, तो कुछ नहीं है, फिर कैंसिल होने से पहले कर दिया तो उसका वो सस्पेंशन बहाल हो जाएगा। और या फिर उसने बैंक अकाउंट की डिटेल सबमिट कर दी, तो अभी उसका सस्पेंस हट जाएगा, सस्पेंड जो हो रखा था वो हट के नॉर्मल हो जाएगा वापस से। अब जब वो सस्पेंड था, तब वो ना तो टैक्स इनवॉइस बना सकता है, ना तो वो रिटर्न फाइल कर सकता है। बाद में 1 महीने बाद में अगर उसका सस्पेंशन हट गया, वो वापस से नौकरी पर लग गया, उसकी आरसी वापस एक्टिव हो गई, तो उस पीरियड में जो उसने सेल करी, सेल तो वो कर सकता है, सेल में कोई उसको दिक्कत नहीं है, उसको टैक्स तो भरना पड़ेगा सेल के ऊपर। तो अब क्या करे, तो वो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस की जो प्रोविजन है, जो हम टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस रेज कर दे सकता है कस्टमर्स को, ताकि वो कस्टमर्स आईटीसी ले ले। क्योंकि जब उसका सस्पेंड था तब तो टैक्स इनवॉइस रेज ही नहीं कर सकता था, तो उसने रेज नहीं किया, बट कस्टमर्स उसको पैसा दे गए, टैक्स तो उसको भरना है अभी, तो वो उसको रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस भर के इश्यू करके कस्टमर को दे देगा, तो कस्टमर को आईटीसी मिल जाएगा। सिमिलरली उस पीरियड में जो भी उसने सेल करी है, उस सारी सेल को वो अपना एक फर्स्ट रिटर्न का एक प्रोविजन है जो रिटर्न में हम पढ़ने वाले हैं, वो सारी सेल को, वो जो फर्स्ट रिटर्न के जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंगली उस पीरियड में जितनी भी सेल करी है, वो सारी सेल को, जो आने वाला जो रिटर्न है, उस पीरियड में सारी सेल को रिपोर्ट कर देगा, उस पीरियड में सारी सेल को रिपोर्ट कर देगा। अभी प्रोसीजर क्या है, ये तो अभी जो हमने देखा था वो तो ये था कि भाई सस्पेंशन की बात करी थी, सस्पेंशन भी रिवोक हो जाता है, सस्पेंशन रिवोक हो गया। अभी दूसरा है कि यहाँ पे भाई साहब कैंसिलेशन भी हो गया है, सस्पेंड था, सस्पेंड के बाद में वो कैंसिल हो गया है। अब टैक्स पेयर को अब नींद खुल रही है उसकी, भाई मेरा तो जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया, मेरा पूरा धंधा ही चौपट हो गया, मैं किसी को बी टू बी में सेल कर नहीं सकता, और किसी को अगर मैं बी टू सी में सेल भी कर रहा हूँ तो डिपार्टमेंट वाले कल मेरे को पूरा टैक्स भी लेंगे, इंटरेस्ट पेनल्टी सब लेंगे मेरे से, बिना आरसी के मैं धंधा कर रहा हूँ। तो उसकी नींद खुली अभी लेट जाके, तो वो डिपार्टमेंट के पास गया भागा भागा, बोला कि मेरा जो कैंसिल हुआ है उसको प्लीज आप कैंसिल को हटा दो, मेरे को वापस से आरसी मेरे को एक्टिव करके दे दो।
डिपार्टमेंट बोलेगा भाई तू इतना तेरे को शोकॉज नोटिस दिया था, तेने शोकॉज नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, सस्पेंड करके रखा हुआ था, तूने तब रिटर्न फाइल कर लेता। फिर भी उसको एक चांस और दे देते हैं, डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं तो उसके प्रोविजंस दिए हैं कि वो रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, लेकिन कब? जब डिपार्टमेंट ने जबरदस्ती उसको कैंसिल कर दिया और सुओ मोटो कैंसिल किया हो, मतलब खुद ने ही अगर कैंसिलेशन की अपील डाली थी, खुद ने ही कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डाली थी, तो जब खुद ने ही डाली थी तो क्या वो उसको दारू पी के डाली थी? खुद ने डाली थी तो सोच समझ के डाली होगी ना, तो सोच समझ के डाली थी तो उसको रिवोक नहीं कर सकता वापस वो। तो खुद से डाली हुई एप्लीकेशन को रिवोक नहीं कर सकता, खुद से डाली हुई को नहीं कर सकता, और यूआईएन होल्डर जो है वो भी रिवोक नहीं कर सकता अपने सस्पेंस कैंसिलेशन को। यहाँ कैंसिलेशन के रिवोकेशन की बात चल रही है, इसके पहले हम पढ़ रहे थे सस्पेंशन का रिवोकेशन, सस्पेंशन का, अभी पढ़ रहे हैं कैंसिलेशन का रिवोकेशन। उसने 90 डेज का टाइम दिया है भाई, कि कैंसिल होने के 90 डेज के अंदर आ जाना रिवोकेशन कराने। 90 डेज के बाद में आ रहा है, 6-6 महीने 12-12 महीने बाद आ रहा है कि मेरा भाई कैंसिलेशन रिवोक कर दो, मेरा जीएसटी वापस एक्टिव कर दो, तो नहीं होगा। 90 डेज का टाइम दिया है, प्लस उसके बाद 180 डेज का टाइम और दे दिया उसको कमिश्नर ने, ये एडिशनल जॉइंट कमिश्नर वो दे सकता है उसको कि भाई ठीक है 90 डेज में नहीं आया तो प्लस 180 डेज का टाइम और दे दिया, 90 प्लस 180 डेज उसको मिल जाता है। अब रिवोकेशन तो ऑफिसर चाहे तो कर सकता है, चाहे तो उसको शोकॉज नोटिस दे सकता है कि भाई रिवोकेशन नहीं करेंगे, हम रिवोकेशन क्यों करें, उसके लिए एक नोटिस दे देगा 30 डेज में, 7 दिन में उसको वापस रिप्लाई करना है, और उसके बाद में रिप्लाई करने के बाद में 30 डेज के अंदर में या तो वो रिवोक कर देगा ऑफिसर उसका आरसी को, वापस से आरसी को एक्टिव कर देगा, या तो फिर बोलेगा नहीं नहीं अभी कुछ नहीं होगा, कैंसिल है कैंसिल ही रहेगी। तो 30-7-30 का टाइम यहाँ पे दिया हुआ है। अब इन केस उसने जब अप्लाई किया रिवोकेशन के लिए, तो देखो अगर उसके रिटर्न पेंडिंग चल रहे थे, इसकी वजह से उसका आरसी कैंसिल कर दिया, अब वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, तो जब वो रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो जितने भी पेंडिंग रिटर्न्स थे पहले वो भरे, पहले अपने जितने पाप किए हुए थे पहले उस पापों को धोए, उसके बाद वो रिवोकेशन के लिए पोर्टल पे अप्लाई करे कि भाई अब मैंने पाप धो दिए, मेरा आप रिवोक कर दो कैंसिलेशन। तो जितने भी उसके रिटर्न पेंडिंग थे, जब से पेंडिंग थे तब से लेके जिस दिन उसका कैंसिल हुआ था, मान लो उसके रिटर्न पेंडिंग थे जनवरी से और उसका कैंसिल कर दिया 15 जुलाई को, कैंसिल कर दिया उसका आरसी, तो 15 जुलाई जिस दिन उसका कैंसिल कर दिया उस दिन तक के रिटर्न तो वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन डालने से पहले फाइल करेगा। मान लो रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाल रहा है 15 जुलाई को, उसको कैंसिल कर दिया, वो रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाल रहा है फिर सितंबर में डाल रहा है, तो 15 जुलाई तक के रिटर्न तो वो जब रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाल रहा है उसके पहले फाइल करेगा। क्यों वो सितंबर तक के नहीं करेगा? क्योंकि पोर्टल जो है जीएसटी पोर्टल ये बोलता है कि जिस दिन कैंसिल हो गया ना रजिस्ट्रेशन 15 जुलाई को, उसके बाद के वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है, पोर्टल ही अलाउ नहीं करता उसको फाइल करना। तो 15 जुलाई तक के तो वो रिवोकेशन एप्लीकेशन के टाइम पे फाइल कर देगा, और बाद में जब उसका रिवोकेशन हो जाएगा तब वो फिर उस दिन से जिस दिन उसका कैंसिलेशन हुआ था तब तक का तो वो फाइल कर ही चुका है, उसके बाद के रिटर्न जो है वो 30 डेज के अंदर में जितने भी पेंडिंग्स उस दिन से लेकर जिस दिन उसका रिवोकेशन हुआ है उस दिन तक के रिटर्न को 30 डेज के अंदर अंदर उसको फाइल करना है। इसके साथ ही हमारा ये आरसी वाला जो चैप्टर है वो होता है खत्म। हमने यहाँ पे क्या कहता था, कैंसिलेशन कब हो सकता है, कैंसिलेशन करने के दौरान सस्पेंड कर सकते हैं, फिर सस्पेंड को आप रिवोक करवा सकते हो, यानी सस्पेंड को रिवोक करा लोगे तो आपका आरसी एक्टिव हो जाएगा। सस्पेंड को रिवोक नहीं कराया, कैंसिलेशन फाइनली हो गया, कैंसिलेशन होने के बाद भी आप वापस जाके 90 डेज में जाके आप उसको रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है पूरा। अगर आपको ये चैप्टर लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो जरूर से लाइक ठोकिएगा वीडियो पे, सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।